Hello viewers, welcome to School of Law. In this video we are going to discuss IQ questions. इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस कई सारे टेस्ट्स में होते हैं। आप आर्मड फोर्सेस में अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी आपसे IQ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके टेस्ट में दिए जाएंगे IQ के क्वेश्चंस आपको, और टाइम बिल्कुल ही कम होता है। IQ के क्वेश्चंस का जो पोर्शन होता है वो सारे सब्जेक्ट्स के पोर्शन से कम होता है। सही है, ये आपने एक बार समझ लिए ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। और CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट में भी IQ के क्वेश्चंस होते हैं, FPSC के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं टेस्ट्स में हमें, कई टेस्ट्स में। सही है, आप आर्मी का टेस्ट देने गए, एयरफोर्स में टेस्ट देने गए, नेवी में टेस्ट देने गए तो वहाँ भी आपसे IQ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वहाँ आपके पास टाइम बिल्कुल कम होता है। तो एक नया सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम IQ के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ही इजीली। सही है, एक बार आप पैटर्न समझ गए उसके बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे और आप हमेशा यही चाहेंगे कि हर टेस्ट में आपसे 10 या 20 IQ के क्वेश्चंस पूछे जाएं। सही है, क्योंकि 10 में से 8 IQ के क्वेश्चंस मैं आपको लिख कर देता हूं, आप सही टिक करके आ जाएंगे अगर आप सही से IQ के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, इनका प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस वीडियो में अराउंड 20 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे IQ क्वेश्चंस के, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हर टाइप को अलग अलग क्वेश्चंस के ज़रिए भी सॉल्व करेंगे। तो जो पहला टाइप है कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ टेस्ट। तो इन क्वेश्चंस में होता यह है कि एक सीरीज़ आपको दी जाती है, उस सीरीज़ को फॉलो करते हुए आपने नेक्स्ट अपने आंसर को फाइंड आउट करना होता है। एक सीरीज़ आपको दी जाती है क्वेश्चन में, फिर उसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि अब क्या आएगा, अब क्या होगा। तो एक छोटा सा मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, और आप नीचे ऑप्शंस भी नहीं देखेंगे। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि आप जो पीछे सीरीज़ देख रहे हैं क्वेश्चन में वो है 1 2 3 4 5। सही है, तो यहाँ कोई भी डिजिट मिसिंग नहीं है 1 से 5 तक। तो अब क्वेश्चन मार्क के जगह पर ऑब्वियसली यकीनन जो डिजिट आएगा वो 6 है, 6 आंसर है। तो इसी तरह एक सीरीज़ होता है, एक पैटर्न होता है, एक मेथड या एक सीक्वेंस फॉलो की जाती है IQ टेस्ट, IQ क्वेश्चंस में। आपने बस उस सीरीज़ को, उस सीक्वेंस को, उस मेथड को फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन में यहाँ तक कौन सा पैटर्न, कौन सा सीक्वेंस, कौन सा सीरीज़ फॉलो किया जा रहा है। अगर आप सीक्वेंस समझ गए तो आंसर फाइंड करने में आपको कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। तो सबसे पहला जो टाइप है IQ क्वेश्चंस का वो है कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ टेस्ट। इसमें एक सीरीज़ आपको दी जाती है डिजिट्स का या लेटर्स का, उस सीरीज़ को आपने कंप्लीट करना होता है। क्वेश्चन है हमारे पास 0 3 7 12 18 25। तो उसके बाद 2 डिजिट्स के लिए स्पेस छोड़ी गई है। तो आपने करना क्या है कि इन 2 एम्प्टी प्लेसेस पर आपने क्वेश्चन के दिए गए सीरीज़ के मुताबिक से जो सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है उस सीक्वेंस के मुताबिक आपने यहाँ पर 2 डिजिट्स रखने हैं। सही है, तो हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में सीरीज़ कौन सा फॉलो किया जा रहा है, कौन सी सीक्वेंस फॉलो की जा रही है। अब अगर हम देखें 0 और 3 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 7 और 5 के बीच 7 और 12 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 12 और 18 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 18 और 25 के बीच में 7 का डिफरेंस है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एक डिजिट ऐड हो रहा है हर डिफरेंस में। सही है, जैसे 0 और 3 के बीच में 3 का डिफरेंस है तो 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है।
अब एक डिजिट इंक्रीज हो गई डिफरेंस में। ऐसे ही 7 और 12 के बीच में 5 का डिफरेंस है। पिछले फिगर में 4 का था, उससे पहले 3 था। तो ऐसे 1 बाय 1 ये डिफरेंस इंक्रीज होती जा रही है। अब हम आएंगे 18 और 25 के बीच में जो डिफरेंस है वो 7 है। तो अब नेक्स्ट जो भी डिजिट आएगा उसमें 8 का डिफरेंस होना चाहिए, 8 का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो कौन सा डिजिट है जिसे हम इस एम्प्टी प्लेस पे रखेंगे? तो आंसर इन दो 25 और उस डिजिट के बीच में 8 का डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ हम ऑब्वियसली 33 रखेंगे। 33 रखेंगे तो 25 और 33 के बीच में जो डिफरेंस है वो कौन सा आएगा? 8 का आएगा। अब 33 हमने रख लिया है और जो लास्ट डिफरेंस था 8 का था, अब हमने डिफरेंस रखना है 9 का। तो 33 के सामने कौन सा डिजिट रखें कि डिफरेंस हमारे पास जो आए 9 का आए? तो 33 प्लस 9 हमारे पास क्या होता है? 42। अगर हम यहाँ 42 रखेंगे तो डिफरेंस आएगा 9 का। और इसी तरह से हमारा जो सीक्वेंस है, जो पैटर्न है, जो सीरीज़ फॉलो की जा रही है, उसी हिसाब से हमने फाइंड कर लिया 33 और 42। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है 9, 16, 25, 36। उसके बाद इस क्वेश्चन के सामने 2 एम्प्टी प्लेसेस हैं। 2 डिजिट्स हमने फाइंड आउट करनी है कि इन एम्प्टी प्लेसेस पर, इन खाली जगहों पर कौन से 2 डिजिट्स आएंगे, या इन एम्प्टी प्लेसेस को आप क्वेश्चन मार्क करके भी लिख सकते हैं कि इन 2 क्वेश्चन मार्क्स को कौन से 2 डिजिट्स रिप्लेस करेंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो हैं A46, B84, C49, D64, E62। तो ये चॉइसेस हैं, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। इनमें से 2 ऑप्शंस हमने रखने हैं करेक्ट वाले ऊपर दिए गए एम्प्टी प्लेसेस पर। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि 9 क्या कहाँ से आया, 16 कैसे आया, 25 कैसे आया, 36 कैसे आया। तो सबसे पहले 9 पर आते हैं। 9 परफेक्ट स्क्वायर रूट है 3 का, सही है। उसके बाद 16 परफेक्ट स्क्वायर रूट है 4 का, 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है 25, 6 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है 36। ऐसे ही एक सीरीज़ फॉलो की जा रही है, पहले 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। अब अंडरस्टूड बात है कि आगे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा वो 7 और 8 का आएगा। 7 का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो 49 है, और 8 का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो 64 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी और डी है। सी में 49 है और डी में 64 है। अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, सेकंड टाइप पर आते हैं, रिलेशनशिप और एनोलॉजी टेस्ट। इन टेस्ट्स में क्या होता है कि आपसे कुछ वर्ड्स पूछे जाएंगे, एक पेयर में एक रिलेशनशिप होगा, सही है। और फिर आपको एक और वर्ड दिया जाएगा कि इस वर्ड का कौन से वर्ड के साथ रिलेशनशिप है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। एक सवाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। विच चॉइस प्रोवाइड्स द आंसर इन द फॉलोइंग रिलेशनशिप? सही है। बर्ड इज़ टू नेस्ट एज हॉर्स इज़ टू एम्प्टी प्लेस है, सही है। कहता है कि बर्ड इज़ टू नेस्ट, मतलब बर्ड एक कोई भी पंछी है, वो कहाँ, इस सवाल को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक पंछी नेस्ट में रहती है, उसका घर नेस्ट है। तो इसी तरह से हॉर्स का घर कौन सा है? सही है। आगे खाली जगह है और आपको चॉइसेस दी गई हैं, ए गैलप, बी मेयर, सी अस्तबल, डी एनिमल। ये 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, गैलप, मेयर, अस्तबल, एनिमल, सही है। अब फिर से आप क्वेश्चन को देखें, बर्ड इज़ टू नेस्ट, बर्ड और नेस्ट का बीच में क्या कौन सा रिलेशनशिप है? बर्ड का रिलेशनशिप नेस्ट से इस तरह से है कि नेस्ट बर्ड का घर है। अब हॉर्स का घर कौन सा होगा? पिछले बर्ड और जैसे कि पंछी और नेस्ट के बीच में रिलेशनशिप घर का है, सही है।
तो हॉर्स के सामने हमने क्या रखना है कि बर्ड और नेस्ट वाली रिलेशनशिप बन जाए। तो ऑब्वियसली बर्ड और नेस्ट के बीच में रहने का रिलेशनशिप है। बर्ड के सामने उसके घर का नाम लिखा गया है, तो हॉर्स का सामने भी हम उसके घर का नाम लिखेंगे। अगर हम ऑप्शन डी रखते हैं एनिमल, तो हॉर्स एक एनिमल है और बर्ड का रिलेशनशिप नेस्ट के साथ है, तो ये क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा, रिलेशनशिप सेम नहीं हो रही। सही है। अगर हम ऑप्शन बी रखते हैं मेयर, तो ये भी रिलेशनशिप उस तरह से नहीं बन रही जिस तरह से क्वेश्चन के पहले हिस्से में है, बर्ड इज़ टू नेस्ट। सही है, बर्ड नेस्ट में रहती है, तो ये एक रिलेशनशिप बन रहा है। अगर हम ऑप्शन सी रखते हैं हॉर्स इज़ टू अस्तबल, तो ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है क्वेश्चन के पहले हिस्से की तरह। सही है, अस्तबल मवेशियों के रहने वाले जगह को कहते हैं। सही है, तो जाहिर सी बात है घोड़ा अपने बाड़े में रहेगा। सही है, अपने अस्तबल में उसे बांधा जाएगा, वहाँ रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन का जो रिलेशनशिप है क्वेश्चन के पहले हिस्से के साथ, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है, सेम हो रहा है। जैसे एक पंछी नेस्ट में रहता है, उसी तरह एक घोड़ा अस्तबल में रहता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बूट इज़ टू फुट, बूट इज़ टू फुट एज ग्लोव इज़ टू। अब क्वेश्चन के पहले हिस्से में हमें इससे कहा जा रहा है कि बूट और फुट का आपस में रिलेशनशिप है। हम बूट फुट में पहनते हैं, तो हम और ग्लोव का कौन सा रिलेशनशिप बनेगा। अब चॉइसेस हमारे पास हैं, ए क्लॉथ, बी हैंड, सी वुड, डी प्रोटेक्ट। अब ग्लोव प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। अगर हम यहाँ डी रखते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बूट इज़ टू फुट, तो बूट पाँव फुट में पहनते हैं, ग्लोव इज़ टू प्रोटेक्ट। तो ये देखें सीक्वेंस बन नहीं रहा, ये वो रिलेशनशिप बन नहीं रहा जो बूट और फुट के साथ है। चलो यहाँ हम ग्लोव के साथ क्लॉथ रखते हैं, तो फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बूट इज़ टू फुट, ग्लोव इज़ टू क्लॉथ। तो बूट और फुट का जो रिलेशनशिप है वो पहनने वाला रिलेशनशिप है, लेकिन ग्लोव और क्लॉथ का रिलेशनशिप पहनने वाला है नहीं। सही है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। हम अब यहाँ हम ऑप्शन सी रखते हैं वुड, और फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बूट इज़ टू फुट एज ग्लोव इज़ टू वुड, तो ये ऑप्शन भी नहीं बन रहा। तो यहाँ करेक्ट जो आंसर है वो बी है, ऑप्शन बी हैंड। सही है, जो रिलेशनशिप बूट और फुट का है वही रिलेशनशिप ग्लोव और हैंड का है। सही है। अब सेकंड टाइप में एक और टाइप है रिलेशनशिप, और एनालॉजी टेस्ट में एक और काइंड है। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप अ सर्टेन रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर्स ऑफ वर्ड्स, वी हैव टू फाइंड आउट सच पेयर। अब एक रिलेशनशिप होता है कुछ पेयर्स में, अल्फाजों के कुछ पेयर्स होते हैं, उनमें एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। एक रिलेशनशिप होता है कुछ लफ्ज़ों के पेयर्स में, हमने वो उस तरह के पेयर्स को फाइंड करना होता है। जैसे कि एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, राइट द सीरियल नंबर ऑफ वर्ड्स, write the serial numbers of words which have the same relationships as exist between hard work and success। यहाँ क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हार्ड वर्क और सक्सेस के बीच में जो रिलेशनशिप मौजूद है, उस रिलेशनशिप को इस रिलेशनशिप के नौइयत को देखते हुए नीचे दिए गए अल्फाज में से एक ऐसा पेयर उठाएं जिसका सेम रिलेशनशिप हो हार्ड वर्क और सक्सेस में जो रिलेशनशिप है। तो चॉइसेस हमारे पास हैं, 1 एग्जामिनेशन, और 2 फेल्यूर, 3 स्टडी, 4 लेजीनेस, 5 प्ले, 6 कॉपीइंग। तो 6 वर्ड्स हमें यहाँ दी गई हैं। अब हमने 2 वर्ड्स यहाँ से उठानी है, एक पेयर यहाँ से उठाना है जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल हार्ड वर्क और सक्सेस की तरह होना चाहिए। सही है, हमारे पास एक पेयर है ना, क्वेश्चन में हमें एक पेयर दिया गया है।
हार्ड वर्क और सक्सेस। अब अगर हम मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, तो मेहनत का जो रिश्ता है सक्सेस के साथ वो जुड़ा हुआ है, सही है। तो अब नीचे हमें अल्फाज दिए गए हैं, एग्जामिनेशन, फेलियर, स्टडी, लेजीनेस, प्ले, कॉपीइंग। अब यहाँ से भी हमने एक पेयर उठाना है, दो वर्ड्स उठाने हैं जिनमें वही रिलेशनशिप होना चाहिए जो हार्ड वर्क और सक्सेस में है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा, हम दो जो पेयर करेक्ट पेयर होगा वो होगा फेलियर, लेजीनेस। अगर हम लेजीनेस दिखाएंगे तो फेलियर हमें मिलेगी। तो ये लेजीनेस और फेलियर के बीच में जो रिलेशनशिप है, बिल्कुल वही रिलेशनशिप हार्ड वर्क और सक्सेस में है, सही है। इसके बाद आते हैं टाइप 3 IQ क्वेश्चंस पर। टाइप 3 है स्पॉटिंग आउट द स्ट्रेंजर और द सेम क्लास टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे आपको वर्ड्स दिए जाते हैं या एक कलेक्शन दी जाती है जिसमें से आपने स्ट्रेंज चीज़ को, एक अलग चीज़ को, अजीब चीज़ को फाइंड करना है, या सेम क्लास टेस्ट, सही है। या का सब चीज़ें एक जैसी होती हैं, एक क्लास की होती हैं, लेकिन एक चीज़ अलग होती है। तो इस टेस्ट का नाम है स्पॉटिंग आउट द स्ट्रेंजर और द सेम क्लास टेस्ट। अब इसमें आपसे इस एग्जांपल में पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, राइट द नंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप। राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप। अब नीचे एक ग्रुप है, हमने उस चीज़ का नाम लिखना है जो कि पूरे ग्रुप से अलग है, पूरे क्लास से अलग है। सब चीज़ें एक जैसी हैं लेकिन एक चीज़ अलग है, और वो अल्फाज कौन से हैं, वो ग्रुप में कौन सी चीज़ें हैं। तो हमारे पास चॉइसेस दी गई हैं, 1 स्कूटर, 2 जीप, 3 एरोप्लेन, 4 कार, 5 बस। 5 ऑब्जेक्ट्स हमें दी गई हैं, 5 वर्ड्स हमें दी गई हैं, एक ग्रुप है व्हीकल्स का। तो जिसमें सबसे पहले है स्कूटर, दूसरे नंबर पे जीप, तीसरे नंबर पे एरोप्लेन, फोर्थ नंबर पर कार, फिफ्थ नंबर पर बस। जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन हमसे भी पूछ रहा है कि यहाँ से नीचे दिए गए चीज़ों में से डिफरेंट चीज़ को निकालें, तो इन सब में डिफरेंट चीज़ ऑब्वियसली एरोप्लेन है, सही है। बाकी सारी जो व्हीकल्स हैं वो ज़मीन पर चलती हैं, स्कूटर, जीप, कार, बस, लेकिन एरोप्लेन इस क्लास से अलग है, तो इसलिए ये स्ट्रेंजर है, एरोप्लेन ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन 2, स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर फिगर इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब एक सीरीज़ हमें दी गई है जिसमें से हमने स्ट्रेंजर को फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 3, 5, 6, 9, 13, 17, 15, 19, 27। इस सीरीज़ में आप देखें, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, डिजिट्स में आप देखें तो सबसे जो स्ट्रेंज चीज़ है वो 6 है। 6 इवन नंबर है, बाकी सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। तो हमारा जो स्ट्रेंजर है यहाँ पर वो 6 है, क्योंकि 6 एक डिजिट है जो कि इवन है, बाकी सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो ऑड डिजिट्स हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 होगा। अब टाइप 3B सिनोनिम टेस्ट। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें से आपके सिनोनिम के बारे में कितनी नॉलेज है उसे टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ तो इस क्वेश्चंस में ऐसे होगा, सारे वर्ड्स अपोजिट में होंगे, सिर्फ एक वर्ड होगा जो आपके दिए गए वर्ड के क्लोज़र होगा, सिनोनिम होगा। आपसे एक वर्ड पूछा जाएगा, फिर नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि यहाँ इन ऑप्शंस में से इस वर्ड का सिनोनिम ढूंढ कर दिखाएं। सारे वर्ड्स अपोजिट मीनिंग वाले होंगे, सिर्फ एक वर्ड सिनोनिम होगा, तो आपने उस वर्ड को टिक करना है। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, राइट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ विच आर अनलाइक द अदर्स इन द फॉलोइंग। अब यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि राइट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ विच आर अनलाइक द अदर्स। अब एक पेयर है जो कि दूसरे पेयर से बिल्कुल ही अलग है,
उस पेयर को हमने फाइंड आउट करना है। पहला पेयर है टॉल एंड ह्यूज, सेकंड पेयर है हमारे पास स्लिम एंड थिन, तीसरा पेयर है हमारे पास इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, चौथा पेयर है हमारे पास स्ट्रेट एंड कर्व्ड, फिफ्थ पेयर है हमारे पास ब्राइट एंड शाइनिंग। तो अब हमने क्या करना है कि इन पेयर्स में से एक पेयर को यहाँ से निकालना है, सही है, जो कि अलग है बाकी सारे पेयर से। हम पेयर 4 को जो देखें ना, तो ये पेयर 4 सबसे अलग है, बाकी जो भी सारे पेयर्स हैं वो सेम मीनिंग दे रहे हैं, सही है। टॉल एंड ह्यूज मतलब एक ही बात है, स्लिम एंड थिन मतलब एक ही बात है, इंटेलिजेंट एंड क्लेवर इसका भी एक ही सेंस है, और लास्ट जो पेयर है ब्राइट एंड शाइनिंग ये भी एक ही सेंस देता है। लेकिन जो फोर्थ पेयर है स्ट्रेट एंड कर्व्ड ये अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद है एंटोनियम टेस्ट। इस टेस्ट में भी प्रीवियस टेस्ट के तरह ही होता है, आपको काफ़ी सारे पेयर्स दिए जाएंगे और एक डिफरेंट पेयर आपने जो स्ट्रेंज पेयर आपने फाइंड करनी है और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। राइट द नंबर ऑफ पेयर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द फॉलोइंग। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि नीचे आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, एक डिफरेंट पेयर को ढूंढ कर निकालें। एक ऐसा पेयर एक ऐसा जोड़ा दो वर्ड्स का जो बाकी सारे पेयर से अलग हो। पेयर फर्स्ट है शार्प एंड ब्लंट, पेयर 2 है स्टार्ट एंड बिगिन, पेयर 3 है डे एंड नाइट, पेयर 4 है वर्क एंड प्ले, पेयर 5 है इजी एंड डिफ़िकल्ट। तो अब आपने एक बार सारे इन पेयर्स को देखना है कि पहले पेयर है शार्प एंड ब्लंट, मतलब दोनों का एक ही सेंस है, दोनों किस तेज़ ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। स्टार्ट एंड बिगिन एक ही बात है। डे एंड नाइट ये अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। वर्क एंड प्ले ये भी अपोजिट हैं। ईजी एंड डिफ़िकल्ट ये भी अपोजिट हैं। ऑल द पेयर द रिप्रेजेंट अपोजिट आइडियाज़ और ऑब्जेक्ट्स। ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जो पेयर्स हैं, ये या तो अलग आइडियाज़ दे रहे हैं, अपोजिट आइडियाज़, या अपोजिट ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं। लेकिन जब आप पेयर नंबर 2 को देखेंगे जिसमें लिखा गया है स्टार्ट एंड बिगिन विच रिप्रेजेंट्स द सेम आइडिया, जिसमें सेम आइडिया आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्टार्ट करें या बिगिन करें एक ही बात है। तो इन पेयर्स में से जो आपका आंसर है वो यही है, पेयर नंबर 2। शार्प और ब्लंट, डे एंड नाइट, वर्क एंड प्ले, इजी एंड डिफ़िकल्ट, इन सारे पेयर्स को आप देखेंगे या तो अपोजिट आइडिया आपको दिया जा रहा है या अपोजिट ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे जा रहे हैं, सवाए पेयर नंबर 2 के स्टार्ट एंड बिगिन जहां पर सेम आइडिया आपको दिया जा रहा है। टाइप 5 पर आते हैं, जम्बल्ड स्पेलिंग टेस्ट। अब जम्बल्ड स्पेलिंग टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक वर्ड दिया जाता है जिसके लेटर्स आगे पीछे हुए होते हैं। अब आपने उन जम्बल्ड लेटर्स को सही सीक्वेंस में रखकर उस वर्ड को फाइंड आउट करना है, ये कि कौन से वर्ड को जम्बल्ड किया गया है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग को आगे पीछे कर दिया गया है। फिर आप उन्हीं वर्ड्स को रीअरेंज करके एक वर्ड बनाएंगे। फिर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता है उस हिसाब से आंसर करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम इट्स जम्बल्ड स्पेलिंग एंड मेंशन द लास्ट लेटर ऑफ करेक्ट वर्ड। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं ये जम्बल्ड स्पेलिंग हैं, इन वर्ड्स को रीअरेंज करके एक वर्ड बनाएं, फिर उस वर्ड का जो आखिरी लफ्ज़ है, आखिरी जो लेटर है वो बताएं। और जम्बल्ड वर्ड्स कौन से हैं, वो हैं VISREL, सही है, VISREL। सामने लिखा गया है अ मेटल। हिंट के तौर पर आपको बताया गया है कि ये जो जम्बल्ड लेटर्स हैं VISREL एक्चुअली एक मेटल है। तो अब आपका ये तो क्लियर हो गया माइंड के ये एक मेटल है
फिर आपके जहन में जितने भी मेटल्स आते हैं वो सब आप जहन नशीन कर लें, अपने दिमाग में घुमाएं और इन वर्ड्स को भी अपने सामने, इन लेटर्स को भी अपने सामने रख लें। तो VISREL को जब हम रीअरेंज करेंगे तो सिल्वर बन जाएगा। तो हमारे पास जो वर्ड आएगा वो सिल्वर आएगा। तो हम यहाँ तक तो हम पहुँच गए। क्वेश्चन में ये हमसे कहा गया है कि आखिरी लेटर क्या होगा इस वर्ड का। तो सिल्वर का आखिरी वर्ड क्या है? आर है। तो आर हमारा करेक्ट आंसर है। सही है। और चॉइसेस में भी हमें क्या बताया गया है? हमारा A E है, B L है, C R है, D S है। तो VISREL जम्बल्ड लेटर्स थे जिन्हें हमने रीअरेंज करके सिल्वर बनाया। तो सिल्वर में लास्ट जो लेटर है वो आर है। और अब हमने ऑप्शंस में देखेंगे, चॉइसेस में देखेंगे तो देखेंगे आर कौन से ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन में ई है तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में एल है तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में आर है। सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आप ऑप्शन सी करेक्ट कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि आपको एक जम्बल्ड लेटर्स हम दे रहे हैं, इन्हें रीअरेंज करें, एक मेटल बन जाएगा। फिर उस मेटल वर्ड का जो आखिरी लेटर है वो कौन सा है वो हमसे बताएं। ये आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा मेटल का नाम बन रहा है, ये पूछ रहा है कि एक मेटल का नाम बनेगा, उस मेटल के नाम के आखिर में कौन सा लेटर है। तो दो हिस्से हैं, दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। पहले तो उस मेटल का नाम फाइंड करना है जो कि सिल्वर है। अब आगे आपने फाइंड करना है कि सिल्वर वर्ड के आखिर में कौन सा लेटर है जो कि आर है। इसी काइंड का एक और क्वेश्चन है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द फॉलोइंग वर्ड्स आर अपोजिट इन मीनिंग टू ईच अदर बट द स्पेलिंग्स ऑफ बोथ आर जम्बल्ड अप। Rearrange the spellings to form correct words and write the first letter of each word. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? The following words are opposite is meaning to each other। के नीचे आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं जो कि अपोजिट मीनिंग रखते हैं एक दूसरे के। सही है। बट द स्पेलिंग्स ऑफ बोथ आर जम्बल्ड। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों की जो स्पेलिंग है वो जम्बल्ड की गई है, रीअरेंज कर दी गई है। सही है, मिक्सअप कर दी गई है। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि आपने रीअरेंज करनी है इनकी स्पेलिंग्स को, करेक्ट वर्ड्स बनाने हैं। फिर राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। उसके बाद आपने हर लेटर के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर लिखना है। तो वर्ड्स कौन से और जम्बल्ड वर्ड्स कौन से हैं हमारे पास? CAPCET एंड TERCEG। तो ये दो जम्बल्ड वर्ड्स हैं हमारे पास। जब हम CAPCET को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एक्सेप्ट आ जाएगा। और जब हम TERCEJ को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास लफ्ज़ आ जाएगा रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट एक दोनों को अपोजिट मीनिंग रखते हैं। क्वेश्चन का पहला हिस्सा तो हो गया क्लियर। क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है वो हमसे कह रहा है कि इन दोनों वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनका नाम बताएं। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपके पास जो वर्ड्स आएंगी अपोजिट मीनिंग रखती होंगी एक दूसरे के, लेकिन हमें ये बताएं कि इन दोनों वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो कौन से हैं। तो एक्सेप्ट का फर्स्ट लेटर ए है और रिजेक्ट का फर्स्ट लेटर आर है। तो हमारा आंसर ए और आर है। कुछ क्वेश्चंस में हमसे डायरेक्शन पूछी जाती है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट इन्हें कहते हैं, और ये टाइप 6 है। इनमें आपसे ये पूछा जाता है कि एक बंदा यहाँ से यहाँ गया, फिर इस तरफ मुड़ गया, फिर अपने लेफ़्ट तरफ वो मुड़ गया, फिर इतना चला, तो एक जगह पर आप आकर वो रुक गया, अब उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्शन सेंस टेस्ट कहते हैं। तो एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। अ पर्सन फेसेस नॉर्थ एंड वॉक्स 2 माइल्स। एक पर्सन नॉर्थ की तरफ मुँह करता है, 2 मील चलता है। देन ही टर्न्स राइट। उसके बाद वो अपने राइट की तरफ मुड़ता है। एंड वॉक्स 5 माइल्स, और 5 मील चलता है। ही टर्न्स राइट अगेन, और उसके बाद फिर से वो राइट की तरफ टर्न करता है और फिर से 2 माइल मूव करता है।
सही है। ही फर्दर टर्न्स राइट, और उसके बाद फिर भी राइट की तरफ टर्न करता है और एंड वॉक्स 3 माइल्स, और 3 माइल तक चलता है। हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो इतना सब कुछ करने के बाद आखिर में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अब वो कहाँ खड़ा है, अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर खड़ा है। सही है, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। वो नॉर्थ की तरफ उसने मूव किया था, 2 माइल चला, उसके बाद उसने राइट टर्न की, 5 माइल चला, उसके बाद फिर से राइट टर्न किया, 2 मील चला, उसके बाद फिर से राइट की तरफ टर्न करता है, 3 माइल चलता है। फिर क्वेश्चन कहता है कि अब वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है और उसकी डायरेक्शन फेस की किस तरफ है। तो जब आप अपने माइंड में पिक्चर बनाएंगे इसके घूमने की, सही है, कि कैसे वो डायरेक्शंस लेता जा रहा है, तो जब कैलकुलेट करेंगे आप किसी भी पेज के ऊपर इसकी डायरेक्शन को माइल्स के हिसाब से, तो अपने इनिशियल पॉइंट से ये 1.5 किलोमीटर दूर होगा। सही है, और इसके मुंह की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होगी। सही है, और ये आपके स्क्रीन पर भी जो इलस्ट्रेशन चल रही है इसके हिसाब से भी आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसके बाद आता है टाइप 7, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट। अब कोडिंग और डिकोडिंग के टेस्टेस में क्या होता है, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उन वर्ड्स की वो मीनिंग होती नहीं है, कोई और मीनिंग होती है। आपने डिकोड करके या कोडिंग करके असल मीनिंग फाइंड करनी होती है। या कुछ डिजिट्स दिए जाते हैं जो कि असल में उन डिजिट्स को फॉलो नहीं करते, तो ये फर्जी वैल्यू उन्हें दी जाती है किसी और वर्ड के हिसाब से, तो वो आपने फॉलो करना, वो फाइंड करना पड़ता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिकोडिंग और कोडिंग वाले आईक्यू क्वेश्चंस कैसे होंगे। जैसे कि इफ़ द वर्ड शूट इज़ कोडेड एज OQFMMR, क्वेश्चन का पहला हिस्सा कहता है कि वर्ड शूट इसे कोड करके लिखा गया है QFMMR। व्हाट डज द वर्ड DGPC स्टैंड फॉर। तो DGPC वर्ड कौन से वर्ड के लिए स्टैंड किया होता है। आई होप कि आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस को इजीली, कि जैसे वर्ड आपसे कहता है शूट, शूट वर्ड है, जैसे कोडिंग में लिखा गया है QFMMR। इस तरह से एक वर्ड है DGPC, ये कौन से वर्ड के लिए लिखा गया है, हमने ये फाइंड आउट करना है। DGPC को डिकोड करने से पहले हम शूट को डिकोड करेंगे कि शूट को क्यों और कैसे, कौन से सीक्वेंस को या कौन से पैटर्न को फॉलो करते हुए QFMMR लिखा गया है। तो अगर हम शूट को देखें वर्ड को, तो इसमें S की जगह Q लिखा गया है, H की जगह F लिखा गया है, O की जगह M लिखा गया है, फिर से O की जगह M लिखा गया है और T के जगह R लिखा गया है। सही है, तो इस वजह से शूट बन गया QFMMR। इसमें क्या होता है कि शूट वर्ड में जितने भी वर्ड हैं, लेटर्स हैं, शूट वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं, उन सब के बिहाफ पर 2 लेटर्स पीछे करके जो लेटर है वो लिखा गया है। अगर हम S से पीछे जाएं 2 लेटर्स तो Q है, SF के पीछे जाएं 2 लेटर्स तो H है, O से पीछे जाएं 2 लेटर्स तो M है, फिर से O के पीछे 2 लेटर्स जाएं तो M है, ऐसे ही T से 2 लेटर्स पीछे जाएं तो R है। इस वजह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए शूट वर्ड को QFMMR में कोड करके लिखा गया है। अब हम DGPC वर्ड को इसी तरह से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जब हम डी वर्ड, अब हम देखें DGPC वर्ड के को कौन से वर्ड को डिकोड करके बनाया गया है, वो वर्ड फाइंड करने के लिए DGPC वर्ड के 2 लेटर्स आगे डिकोड करेंगे।
वो इसलिए क्योंकि फिर ही हम फाइंड कर सकते हैं उस रियल वर्ड को जिसके बिहाफ पर DGPC वर्ड को लिखा गया है। देखें DEF, तो डी के बाद 2 लेटर्स हैं, 2 लेटर्स आगे जाएंगे तो F आएगा। जी के आगे 2 लेटर्स जाएंगे जैसे GHI, आई दूसरा लेटर है, FI हो गया हमारा। PQR, सही है, P से 2 लेटर्स आगे जाएंगे तो हमारे पास R आता है। ऐसे ही CDE, C से 2 लेटर्स आगे जाएंगे तो हमारे पास E आता है। तो DGPC को जब हम डिकोड करेंगे, शूट को जैसे हमने डिकोड किया था उसी तरह से, तो फायर आ जाएगा वर्ड हमारे पास। तो यहाँ तक हमने अपने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया है। अब जो क्वेश्चन हमसे आगे पूछता है वो कहता है स्टेट द नंबर ऑफ चॉइसेस विच मेंशंस द लास्ट लेटर ऑफ द रिक्वायर्ड वर्ड्स। सही है, अब हमसे कहता है कि आप जब DGPC को डिकोड करेंगे जो आपके पास वर्ड आता है, सही है, उस वर्ड का आखिरी लेटर कौन सा है। अब हम देखेंगे फायर वर्ड हमारे पास आया है, तो फायर वर्ड में आखिरी लेटर कौन सा है। हमारे पास चॉइसेस हैं डी, ए ऑप्शन ए में डी, ऑप्शन बी में ई, ऑप्शन सी में डी, और ऑप्शन सी में बी, ऑप्शन डी में सी। तो हमारे पास वर्ड आया फायर। फायर के स्पेलिंग क्या है, FIRE, लास्ट लेटर क्या है, ई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट हमारा ई है। सही है, तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब एक बार फिर से मैं जल्दी में यही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वर्ड शूट को कोडिंग में लिखा गया QFMMR। सही है, वो किस हिसाब से लिखा गया है। अगर आप शूट वर्ड के हर लेटर को अलग अलग करके लिखेंगे तो एस के पीछे जो 2 लेटर PQRS, हाँ, एस वर्ड के एस लेटर के पीछे दो लेटर पीछे जाएंगे तो क्यू है, इसलिए क्यू रखा। एच लेटर के पीछे 2 लेटर्स जाएंगे तो एफ है, इसलिए एफ लिखा गया, QF हो गया। डबल ओ के पीछे जाएंगे 2 लेटर्स तो एम आएगा, इसलिए यहाँ पर QFMM लिखा गया। और ऐसे ही टी के पीछे 2 लेटर्स जाएंगे तो आर है, इसीलिए इसने कोड करके शूट को लिखा QFMMR। इसी तरह से हमारे पास इसने आगे और वर्ड दिया DGPC कि ये कौन से वर्ड के लिए स्टैंड करता है, कौन से लफ्ज़ को डिकोड करके हमने DGPC लिखा है। अब DGPC को ऐसे ही 2 लेटर्स आगे जाएंगे, हर लेटर के D से 2 लेटर आगे जाएंगे तो हमारे पास F है, G से 2 लेटर आगे जाएंगे तो हमारे पास I है, P से 2 लेटर आगे जाएंगे तो हमारे पास R आएगा, C से 2 लेटर आगे जाएंगे तो हमारे पास E आएगा। तो हमारा वर्ड बनता है DGPC के जगह पर फायर। सही है, और फिर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि फायर वर्ड का लास्ट लेटर कौन सा है। अब फायर की स्पेलिंग देखें, FIRE, लास्ट लेटर है ई। तो अब हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन ए में कहता है डी, ऑप्शन बी में कहता है ई, ऑप्शन सी में कहता है बी, ऑप्शन डी में कहता है सी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि फायर वर्ड के लास्ट में ई है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इसके बाद है जो 8 टाइप IQ क्वेश्चंस का 8वां टाइप, वो है असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यूज़ टू अर्थमेटिकल डिजिट्स। अब हम आर्टिफिशियल वैल्यूज़ देते हैं डिजिट्स को, सही है, फर्जी वैल्यूज़ दे देते हैं कि 1 0 के बराबर है, फ़र्ज़ करते हैं। तो इस हिसाब से हम अर्थमेटिकल डिजिट्स को फर्जी वैल्यूज़ दे देते हैं, आर्टिफिशियल अपनी तरफ से मन घड़त वैल्यूज़ दे देते हैं। तो ये भी डिकोडिंग का एक टाइप है। तो इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है इफ़ 1 = 0। देखें, कह रहा है कि अगर 1 = 0 है, 2 = 4 है, 3 = 12 है, 4 = 32 है, देन 5 = क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि 1 0 के बराबर है, अगर 1 0 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, 3 12 के बराबर है, 4 32 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीरीज़ बनी कैसी है। सही है, अगर हम केयरफुली देखें कि पहले फिगर में क्या किया गया है कि 1 को मल्टीप्लाई किया गया 0 के साथ, आ गया 0। उसके बाद
फिगर 2 में 2 इज इक्वल टू 4 जहाँ लिखा है इसने, वो मल्टीप्लाई हुआ है 2 के साथ, सही है, वो हो गया 4। फिर 4 को मल्टीप्लाई करता है 3 के साथ, तो हमारे पास 12 आ जाता है। फिर 4 और 8 को एक साथ मल्टीप्लाई करता है, हमारे पास आता है 32, सही है। एंड फिगर 4 बाई 8, और जो फिगर 4 है उसे मल्टीप्लाई करता है किसके साथ, 8 के साथ, हमारे पास 32 आता है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फिगर 5 में फिगर 5 को ये मल्टीप्लाई करता है 16 के साथ, सही है। तो क्या आएगा, और हमारे पास चॉइसेस हैं, ए इज इक्वल टू 40, बी इज इक्वल टू 60, सी इज इक्वल टू 80। ये चॉइसेस हैं, ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 80। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर से पढ़ते हैं। इफ़ 1 इज इक्वल टू 0, अगर 1 0 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, 3 12 के बराबर है, 4 32 के बराबर है, फिर 5 किसके बराबर होगा। अब सबसे पहले देखते हैं, एक को इसने कर दिया 0 के साथ, मल्टीप्लाई आ गया 0। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इसने 2 के साथ, आंसर आ गया 4। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इसने 4 के साथ, सही है, आ गया 12। इसी तरह से 4 को इसने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ। देखें, जब भी ये मल्टीप्लाई करता है नेक्स्ट डिजिट को, तो पिछले मल्टीप्लाई किए हुए डिजिट को डबल कर रहा है, सही है। 4 को इसने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 32 हो गया। अब फिर से क्वेश्चन की तरफ पीछे से आते हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगा। इसने 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, आ गया 0। उसके बाद ये करता है 2 इज इक्वल टू 4, मतलब इसने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 4। उसके बाद इसने 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 आया। 3 को इसने 4 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि लास्ट में इसने 1 को मल्टीप्लाई किया था 0 के साथ, 0 आया। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 और 1 2 हुए ना, इसलिए इसने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। इसके बाद 3 को ये मल्टीप्लाई करता है 4 के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम इसने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4, इसलिए इसने 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है। इसके बाद ये 4 को मल्टीप्लाई करता है 8 के साथ, क्योंकि इससे पहले इसने 3 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया था। अब ये 4 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेगा। ये जब भी मल्टीप्लाई किसी डिजिट को करेगा तो उसे डबल करता आ रहा है, तो 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करता है तो 32 आता है। इसी तरह से अब 8 तो हो गया, 8 तक इसने हो गया। अब 5 को जाहिर सी बात है ये 8 के डबल करके मल्टीप्लाई करेगा। 8 का डबल क्या है, 16 है। अब 5 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, वो 80 आएगा। और आपको नीचे चॉइसेस भी दी गई हैं कि ए 40 के बराबर है, बी 60 के बराबर है, सी 80 के बराबर है, ऊपर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो जो सीरीज़ हमने एक डिकोड करी है, फाइंड करी है, तो 580 के बराबर होता है, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, सही है। इसके बाद टाइप 9 है IQ क्वेश्चंस का, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइंस। अब इन क्वेश्चंस में आप करेक्ट मैथमेटिकल साइंस जो भी हैं, प्लस माइनस नेगेटिव डिवाइड या जो भी साइन रिक्वायर करता है आपका क्वेश्चन, वो है आपने ऐड करना है, सही है। तो क्वेश्चन ए आपसे पूछता है 16, क्वेश्चन ए में लिखा गया है आपके सामने 16 स्पेस देके 4 स्पेस देके फिर से 4 इज इक्वल टू 8, सही है। 16 स्पेस देके 4 स्पेस देके 4 इज इक्वल टू 8, ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर इसने आपने साइंस रखनी है, मैथमेटिक्स की निशानियाँ रखनी हैं, जिससे जवाब आपका 8 आए। तो यहाँ आप रखेंगे 16 डिवाइड बाय 4, यहाँ आप पहले डिवीजन का साइन रखेंगे, फिर आप रखेंगे प्लस की साइन, तो ये आपका क्या होता है, 8 होता है। अब 16 4 के साथ डिवाइड होगा तो 8 आएगा, नहीं वेट अ मिनट सेकेंड, हाँ, यहाँ आप डिवाइड और प्लस का साइन रखेंगे, सही है। तो ये फिर आपका क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 16 डिवाइड बाय 4
सही है, +4। 16 को डिवाइड करेंगे आप 4 के साथ, क्या आंसर आएगा? 4 आएगा। 4 + 4 = 8। तो कौन सी साइंस आपने यूज़ करी? डिवाइड और प्लस। तो आपके सामने जो ऑप्शंस होंगी कि भाई कौन सी साइंस हमने यूज़ की हैं, कौन सी निशानियाँ मैथमेटिक्स की यूज़ करके हमने 16 4 4 = 8 किया है। तो आप कहेंगे आपने पहले डिवाइड किया है साइन को यूज़, फिर आपने प्लस साइन को इस्तेमाल किया है। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन बी है, 5 स्पेस 3 स्पेस 5 = 20। क्या है क्वेश्चन? 5 स्पेस देके 3 स्पेस देके 5 फिर = 20। तो यहाँ सबसे पहले किया जा रहा है कि 5 को मल्टीप्लाई किया गया 3 के साथ, तो ये कितना होता है? 15। फिर +5 = 20। सही है। तो दो साइंस इस्तेमाल की गई हैं, पहले मल्टीप्लाई के साइन को इस्तेमाल किया गया, फिर प्लस के साइन को इस्तेमाल कर लिया गया। इस तरह से जो हमारी इक्वेशन है वो = 20 होती है करेक्टली। सही है, परफेक्टली। क्वेश्चन नंबर सी है, 8 स्पेस देके 7 स्पेस देके 5 = 10। तो हमने इस तरह से साइंस रखने हैं, वो निशानियां रखनी है मैथमेटिक्स की, जिसके ज़रिए से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। सही है, करेक्ट हो जाए। तो 8 + 7 - 5 = 10। तो ये प्लस और माइनस की साइंस आप जब रखेंगे तो आपकी ये इक्वेशन = 10 हो जाएगी। सही है, यही सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 7 15 - 5 = 10। सही है, तो यहाँ हमने प्लस और माइनस की साइंस इस्तेमाल करनी है। अब टाइप 9 है IQ क्वेश्चंस का, असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यूज टू अर्थमेटिकल साइंस। तो अर्थमेटिकल साइंस को हम आर्टिफिशियल वैल्यूज दे देते हैं। सही है, ऐसे ही इन्हें यूज़ करते हैं अर्थमेटिकल साइंस को आप, मतलब कैंडिडेट को, स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसे कंफ्यूज करने के लिए। तो इन क्वेश्चंस में होता क्या है कि आपको कंफ्यूज किया जाता है कि ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो रहा है, लेकिन दरअसल वैसे होता नहीं है। तो इन क्वेश्चंस में होता क्या है, बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सही है, और याद रखिएगा इस टेस्ट का नाम, इस टॉपिक का नाम है असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यूज टू अर्थमेटिकल साइंस। ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल, नेम द चॉइस विच प्रोवाइड्स द आंसर्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ़ 6 × 4 = 32, 8 × 6 = 43, 8 × 8 = 44, देन 4 × 8 = अब क्वेश्चन हमसे ये कहता है और ऑप्शंस हमारे पास हैं A8, B44, 42, C24। सही है, क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ आंसर आता है 32, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो आंसर आता है 43, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो वो इक्वल होता है 44 के। इसी तरह से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो वो इक्वल टू वाट होगा, क्या होगा, इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई के साइन को हम हटा देंगे। सही है, ये मल्टीप्लाई का साइन हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है। पहले पोर्शन में आप देखें, क्वेश्चन के पहले हिस्से में 6 × 4। सही है, मल्टीप्लाई के निशानी को हटा दें, 6 4 64 हो गया। इसे इसका हाफ क्या बनता है, 32। ऐसे ही आप आएँ 8 × 6, मल्टीप्लाई के साइन को हटा दें, 86 का हाफ क्या बनता है, 43। इसी तरह से फिर क्वेश्चन के नीचे थोड़ा आएँ, 8 × 8, मल्टीप्लाई के साइन को हटा दें, 8 8 88 होता है, 88 का हाफ क्या बनता है, 44। इसी तरह से अब जो हमसे पूछा जा रहा है कि 4 × 8 क्या होगा, तो मल्टीप्लाई के साइन को हम हटा देंगे, 48 के हाफ क्या होगा, 24 होगा। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी है। सही है, तो यहाँ पर ना ये जो मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया गया है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सीक्वेंस या पैटर्न या जो मेथड है वो अलग इस्तेमाल किया गया है। सही है, अब 11th टाइप पर आते हैं, टाइम्स सीक्वेंस टेस्ट। अब इन टेस्टेज में आपसे
टाइम के रिगार्डिंग सीक्वेंस के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें डेज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, वीक के रिगार्डिंग होंगे, या साल के महीनों के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। इफ़ 9th ऑफ द मंथ फॉल्स 3 days बिफोर सैटरडे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी महीने का जो 9th डे है, 9वां तारीख जो है, वो 3 दिन पहले आता है सैटरडे के, तो वाट डे विल बी डॉन ऑन 21st डे ऑफ द मंथ। तो कह रहा है कि 21वां दिन उस महीने का कौन सा दिन होगा। हमसे ऑप्शन इसने दिए हैं 1 संडे, 2 ट्यूसडे, 3 मंडे। अब इसने 3 ऑप्शंस दिए हैं, संडे, ट्यूसडे, मंडे। अब कह रहा है कि 21st डे कौन सा होगा, संडे होगा, ट्यूसडे होगा, मंडे होगा। पहले क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। अगर 9th ऑफ मंथ फॉल्स ऑन वेडनेसडे, सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इफ़ 9th ऑफ द मंथ फॉल्स 3 days बिफोर सैटरडे, अगर हम सैटरडे से 3 दिन पहले जाएं तो कौन सा डे है। तो ऑब्वियसली 3 दिन पीछे जाएंगे तो वेडनेसडे का दिन आएगा, सही है। अब हम 2 हफ्ते आगे जाते हैं तो वो 2 हफ्ते आगे क्या होगा, डे 23rd डे होगा, वो उस महीने के 23rd डे भी वेडनेसडे होगा। क्योंकि 9th डे वेडनेसडे है तो 2 हफ्ते आगे हम जाएंगे तो वो कैलेंडर के हिसाब से भी 23rd को भी वेडनेसडे होगा। अब लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि 21 तारीख क्या होगा, सही है। फिर से मैं आपको क्वेश्चन को एक साथ दोबारा से एलोबरेट करता हूँ कि क्वेश्चन आपको इजीली समझ आए। क्वेश्चन हमसे पूछता है इफ़ 9th ऑफ द मंथ फॉल्स 3 days बिफोर सैटरडे, के महीने का 9th डेट 3 दिन पहले सैटरडे के आता है। तो इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे पढ़ने से पहले हम पीछे 3 दिन चले जाते हैं, क्योंकि आगे कंफ्यूज ना हो जाएं, सही है। तो सैटरडे के 3 दिन पीछे जाएंगे तो वेडनेसडे आ जाएगा। इट मीन्स के इस मंथ का जो 9th डेट है, जो 9th तारीख है, वो वेडनेसडे है। तो अब कहता है वाट डे विल बी डॉन ऑन 21st डे ऑफ द मंथ। तो कहता है कि 21वीं तारीख को कौन सा दिन होगा, सही है। तो 9th इस मंथ का क्या है, या किसी भी मंथ का 9th क्या है, वेडनेसडे है। तो उस मंथ का 21वां दिन कौन सा दिन होगा। तो हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए 2 हफ्ते आगे चले जाते हैं। तो 2 हफ्ते आगे हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है 23 तारीख को भी वेडनेसडे होगा, लेकिन क्वेश्चन हमसे 21वीं तारीख का पूछ रहा है। तो वेडनेसडे से 2 दिन पीछे जाएंगे तो हमारे पास मंडे आ जाएगा। वेडनेसडे से 2 दिन पीछे जाएंगे तो मंडे आएगा। और ऐसे ही वेडनेसडे से 2 दिन पीछे क्यों गए, क्योंकि 23वां तारीख होता है इस महीने का वेडनेसडे। हमने 21वीं तारीख को फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है, मंडे। आई होप आप समझ चुके होंगे। मैं एक बार फिर उन स्टूडेंट्स के लिए एलोबरेट करता जाऊं इस क्वेश्चन को जो इन ऐसे क्वेश्चंस को समझ के बहुत परेशान हो जाते हैं, मुझे भी होती है। अगर क्वेश्चन पूछता है इफ़ 9th ऑफ द मंथ फॉल्स 3 days बिफोर सैटरडे, कहता है कि अगर किसी भी मंथ का 9th तारीख 3 दिन पहले सैटरडे के आता है, तो इस क्वेश्चन को हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए इसने लिखा है। तो हम यहीं से 3 दिन पीछे जाते हैं, सही है। सैटरडे के 3 दिन पीछे जाते हैं, हमारे पास आता है वेडनेसडे। यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि किसी भी मंथ का जो 9th डे है वो वेडनेसडे है, सही है। जो जिस मंथ के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है उस मंथ का 9th जो डेट है, जो 9th डे है, वो वेडनेसडे का है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस महीने में 21वीं तारीख पर कौन सा दिन होगा, सही है। तो हम यहाँ तक तो समझ चुके हैं कि इस मंथ का 9th डे वेडनेसडे है, तो 21वीं तारीख को हमने मालूम करना है कौन सा दिन होगा। हम 2 हफ्ते आगे जाते हैं, सही है। तो 2 हफ्ते आगे जाएंगे तो 23rd होगा, 23वां दिन होगा, 23rd डे होगा उस मंथ का। तो उस मंथ में क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 2 हफ्ते जा रहे हैं ना, जाहिर सी बात है, वीक टू वीक हम आगे जा रहे हैं, वीक टू वीक कैलेंडर को मूव कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद 9th तारीख के जब 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, ऑब्वियसली उसी दिन भी वेडनेसडे होगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 21वें दिन कौन सा होगा, सही है। 23rd
को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम 21 तक आसानी से पहुंच जाएं। सही है। तो 23 को वेडनेसडे है, तो हमसे क्वेश्चन 21वीं तारीख के बारे में पूछ रहा है। तो 23 को वेडनेसडे है तो 2 दिन पीछे जाएंगे, क्योंकि हमने 21वें तारीख को देखना है कौन सा दिन है। वेडनेसडे से 2 दिन पीछे जाएंगे तो मंडे है। सही है। 23वें तारीख से 2 दिन पीछे जाएंगे तो 21 तारीख है। इस तरह से हमारा जो करेक्ट डे है 21वीं तारीख को मंथ कौन सा होगा, वो मंडे होगा। आपके सामने कैलेंडर भी है, मैंने एक कैलेंडर, एक पूरे मंथ का कैलेंडर भी आपके सामने रखा है, आप इसके ज़रिए भी समझ सकते हैं। सही है। इसके बाद है टाइप 12। टाइप 12 कहता है ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट। इस टेस्ट का नाम है ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट। सही है। ये 12th टाइप पर हम आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी टाइप समझ नहीं आ रही, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट क्या है। क्वेश्चन आपके सामने ऐसे कई बार आए होंगे, ए एंड बी आर बोर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स। यहाँ तक क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं। सी इज़ द फादर ऑफ ए। कहता है सी ए का बाप है, बट बी इज़ नॉट सी इज़ सन। लेकिन बी जो है वो सी का बेटा नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी ए का बाप है लेकिन बी सी का बेटा नहीं है। और क्वेश्चन के शुरुआत में हमसे यही कहा गया कि ए और बी दोनों सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, और ए और बी का बाप कौन है, सी है। क्वेश्चन कह रहा है कि सी ए का बाप है लेकिन बी सी का बेटा नहीं है। तो ये कैसे होगा, व्हाट इज़ बी टू सी। अब कह रहा है कि बी का सी के साथ रिश्ता क्या है। ऑब्वियसली अगर ये तो कंफर्म है कि सी बाप है ए और बी दोनों का। सही है। ए तो उसका बेटा है लेकिन बी सी का बेटा नहीं है। तो क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है बी और सी के बीच में बाप और बेटी का रिश्ता है। तो बी एक्चुअली उसकी बेटी है सी की। सही है। इसके बाद टाइप 13 पर आते हैं। 13th टाइप का नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंसिबल सेंटेंसेस और जम्बल्ड वर्ड्स टेस्ट। इस टेस्ट में आपने करना क्या होता है, आपको काफ़ी सारे वर्ड्स दिए जाते हैं। सही है। जम्बल्ड होते हैं, रीअरेंज आपने करने पड़ते हैं उन्हें। सही है। या वो आपको उन वर्ड्स को मूव करके देगा। सही है। मिक्स करके देगा। तो उन वर्ड्स को आपने रीअरेंज करना है और एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो सेंसिबल हो। सही है। कोई मीनिंग दे रहा हो, सेंसिबल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इस तरह से पूछे जाएंगे। इफ़ द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म द बेस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस विथ व्हाट लेटर वुड द सेकंड वर्ड बिगिन। कहता है कि नीचे आपको जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, मिक्स वर्ड दिए गए हैं, इन्हें अरेंज करें और एक बेस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएं। फिर बताएं कि उस सेंटेंस का जो दूसरा वर्ड है वो कौन सा है, दूसरा वर्ड कौन से लेटर के साथ बिगिन होता है। सही है। विथ व्हाट लेटर वुड द सेकंड वर्ड बिगिन। देखना कितने डिटेलिंग में जा रहा है ये क्वेश्चन। ये सारे वर्ड्स ऐसे ही डिटेलिंग में जाते हैं, छोटी छोटी डिटेल आपसे पूछी जाएंगी। सही है। बहुत ही ईजी होती हैं, थोड़ा आपने दिमाग का यूज़ करना होता है। कि ये पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पहले तो उन्हें बेस्ट रीअरेंज करें। सही है। कि बहुत ही बेस्ट मीनिंग मिले। फिर आपको कह रहा है कि दूसरा जो वर्ड होगा उस सेंटेंस का, जो आप सेंटेंस बना रहे हैं, सही है, करेक्ट सेंटेंस जो आप बना रहे हैं, उस सेंटेंस का दूसरा जो वर्ड है उस वर्ड के पहले लेटर का नाम बताएं, कौन सा लेटर होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन एक्चुअली पूछ रहा है। तो सेंटेंस पहले देखते हैं सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस है हमारे पास जम्बल्ड सेंटेंस। सही है। बेटर क्योर इज देन प्रिवेंशन। तो ये एक लफ्ज़, ये एक सेंटेंस हमें दिया गया है जिसका जो सेंस है वो सही से हमें नहीं मिल रहा। बेटर क्योर इज़ देन प्रिवेंशन। सही है। तो इस सेंटेंस को हमने रीअरेंज करना है, एक बेस्ट सेंटेंस बनाना है जो कि सेंसिबल मीनिंग दे। अब इन वर्ड्स को मैं रीअरेंज करके आपको दिखाता हूँ।
प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये इन वर्ड्स को मैंने अब रीअरेंज कर दिया है। अब ये बिल्कुल ही एक अच्छी मीनिंग दे रही हैं, सेंसिबल मीनिंग दे रही हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा कि आप सिर्फ इन वर्ड्स को रीअरेंज करें और सेंसिबल सेंटेंस बनाएं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आपने इन वर्ड्स को रीअरेंज करके एक सेंसिबल सेंटेंस बनाना है जो सेंस दे रहा हो, बेस्ट सेंस। उसके बाद जो सेंटेंस आप बनाते हैं उसमें जो दूसरा वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या है। अब हमने जो सेंटेंस बनाया है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमारे इस सेंटेंस में दूसरा जो वर्ड है वो इज़ है। तो दूसरे वर्ड जो इज़ है इसका जो पहला लेटर है वो कौन सा है, वो आई है। तो हमें जो चॉइसेस दी गई हैं वो चॉइसेस हैं, पहला चॉइस है वाई, दूसरा चॉइस है एन, चॉइस 3 है ई, चॉइस 5 है आई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑब्वियसली हमने जो सेंटेंस बनाया था प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उसमें जो दूसरा वर्ड है वो इज़ है और इज़ का जो पहला लेटर है वो आई है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन इस तरह का आपको मैं देता हूँ सॉल्व करके, जिससे कि आपको समझ आए कि इन सेंटेंसेस में हो क्या रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंसिबल सेंटेंस। कहता है कि इन जम्बल्ड वर्ड्स को रीअरेंज करके एक सेंसिबल सेंटेंस बनाएं जो कि सेंसिबल मीनिंग देता हो बाय ओमिटिंग एन एक्स्ट्रा वर्ड, और एक एक्स्ट्रा वर्ड भी इन वर्ड्स में है। सही है, इस जम्बल्ड सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा वर्ड भी है, उस वर्ड को हटा लीजिए। एंड नेम द चॉइस विच गिव्स द लास्ट लेटर ऑफ द ओमिटेड वर्ड, और जो वर्ड आप निकालते हैं इस सेंटेंस से बाहर फेंकते हैं उस वर्ड का लास्ट लेटर क्या है। तो पहले तो हम सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस कौन सा है जो इतना सर खा रहा है। द कश्मीर ऑफ चार्मिंग इज़ वेरी बेस्ट सीनरी। तो ये एक वर्ड है यहाँ, ये एक सेंटेंस है जिसकी कोई सेंसिबल मीनिंग हमें मिल नहीं रही क्योंकि ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस को पहले हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके एक वर्ड हम इससे उड़ा देंगे, एक्सक्लूड कर लेंगे। तो जैसे कि इसे मैं रीअरेंज आपको करके देता हूँ। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। सही है, अब ये सेंटेंस एक सेंसिबल मीनिंग दे रहा है और मैंने कौन सा वर्ड इससे हटाया, वो हटाया बेस्ट। सही है, अब बेस्ट वर्ड मैंने हटाया, इस बेस्ट वर्ड के आखिरी लेटर कौन सा है, वो है डी। अब चॉइसेस और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था कि पहले इन जम्बल्ड वर्ड्स को जो सेंटेंस में यूज़ हुए हैं उन्हें रीअरेंज करके एक सेंसिबल सेंटेंस बनाएं, और जम्बल्ड वर्ड्स में से एक वर्ड आपने हटाना है और उस जो वर्ड आप हटाते हैं उस वर्ड के आखिरी लेटर का नाम भी आपने बताना है। तो हमने कौन सा वर्ड हटाया, बेस्ट। अपने सेंटेंस से हमने बेस्ट वर्ड हटाया और बेस्ट वर्ड के आखिरी लेटर कौन सा है, टी है। और अब देखते हैं कि हमारे चॉइसेस में, ऑप्शंस में टी ऑप्शन है कहीं। तो ऑप्शन 1 में है वाई, ऑप्शन 2 में है जी, ऑप्शन 3 में है टी, ऑप्शन 4 में है और हमने वर्ड हटाया था बेस्ट। बेस्ट वर्ड का आखिरी लेटर है टी, तो हमारे इन ऑप्शंस में थर्ड ऑप्शन में टी लिखा है, तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। उसके बाद है 14th टाइप 14 वर्ड बिल्डिंग। इस टेस्ट को, इन क्वेश्चंस को वर्ड बिल्डिंग टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। थिंक ऑफ अ सिंगल लेटर, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है थिंक ऑफ अ सिंगल लेटर, कह रहा है कि एक सिंगल लेटर के बारे में सोचें। विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर्म न्यू वर्ड्स। कहता है कि एक ऐसा सिंगल लेटर सोचें जब हम इन्हें नीचे दिए गए वर्ड्स के सामने के साथ ऐड करेंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा। और वो वर्ड कौन से हैं, बेड, हर्ड, मेट, कोट। सही है, BED एक वर्ड है, उसके बाद एक और वर्ड है HERD, उसके बाद एक और वर्ड है MET, उसके बाद एक और वर्ड है COT, कोट। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सिर्फ एक ऐसा लेटर सोचें जब हम नीचे दिए गए इन 4 लफ्ज़ों में उसे ऐड करते हैं तो नए वर्ड्स बन जाएं।
तो केयरफुली आप जब ऑब्जर्वेशन करेंगे आपके दिमाग में वर्ड आता है ए। अब इन चारों लफ्ज़ों में वर्ड्स में आप ए ऐड जब करेंगे तो नए वर्ड बनेंगे। तो वो नए वर्ड कौन से बनेंगे? बीड। सही है। BED के अंदर आप ए ऐड करते हैं, BEAD। सही है, बीड बन गया। दूसरा वर्ड है HERD, इसके अंदर हम ए ऐड करेंगे, HEARD, हार्ड बन गया। MET, मेट है, इसके अंदर हम ए ऐड करेंगे, MEAT, मीट बन गया। उसके बाद हम वर्ड, आखिरी जो वर्ड है COT, तो इसमें ए ऐड करेंगे, COAT, कोट। देखें, एक लफ्ज़ हमने सोचा था ए, जब उस ए वर्ड लेटर को हमने इन सब में ऐड किया तो नए वर्ड्स बन गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं इंटेलिजेंस के टेस्ट्स में। क्वेश्चन 2 है इसी तरह का, थिंक ऑफ अ सिंगल लेटर विच व्हेन सफिक्स्ड टू द फॉलोइंग वर्ड्स विच फॉर्म्स न्यू वर्ड्स। कहता है कि एक ऐसा लेटर के बारे में सोचें जो कि अगर नीचे दिए गए वर्ड्स के साथ ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, सफिक्स करके यूज़ करते हैं तो न्यू वर्ड्स बन जाए। सही है। वर्ड कौन से हैं? CO, रैक, RACK, रैक, ऑल, ALL, ऑल, ओवर, CO, ओवर, OVER, और रेस्ट, REST। ये 4 लफ्ज़ हमें दिए गए। कहता है कि एक ऐसा सिंगल वर्ड लेटर अपने दिमाग में सोचें जब ये जो नीचे वर्ड दिए गए हैं, रैक, ऑल, ओवर, रेस्ट, इनमें सफिक्स करके यूज़ करते हैं तो सारे नए वर्ड बन जाएं। सही है। लेटर आपने एक सोचना है, जैसे पिछले सेंटेंस में हमने ए यूज़ किया था, ऐसे ही अब एक ऐसा लेटर हमने सोचना है जो इन सब के सामने यूज़ करें या पीछे यूज़ करें, सफिक्स के तौर पर नए वर्ड्स बन जाएं। तो लेट सपोज वो वर्ड है, वो लेटर है सी। अब रैक के सामने सी रखेंगे तो क्रैक हो जाएगा, ऑल के सामने सी रखेंगे तो कॉल बन जाएगा, ओवर के सामने सी रखेंगे तो कवर बन जाएगा, रेस्ट के सामने सी रखेंगे तो रेस्ट या क्रेस्ट बन जाएगा। सही है। सी को साइलेंट कर दें आप या प्रोनाउंस कर दें क्रेस्ट या श्रेष्ठ। तो देखें, एक लेटर हमने सोचा सी, सबके सामने रखा, सारे के मतलब न्यू वर्ड्स बन गए। तो इस तरह के हिसाब होते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, थिंक ऑफ अ सिंगल लेटर, एक सिंगल लेटर के बारे में सोचना है, विच व्हेन सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं उनमें सफिक्स के तौर पर हम जब इस्तेमाल करते हैं तो न्यू वर्ड्स बन जाएं। जैसे वर्ड्स हैं SCAR, स्कार, HAT, हैट, ROB, रॉब, HID, हिड। ठीक है। तो एक लेटर हमने ढूंढना है, फाइंड करना है, थिंक करना है, सोचना है, जब उसका इस्तेमाल एज अ सफिक्स करेंगे इन वर्ड्स में तो नए वर्ड्स बन जाएं। लेट सपोज मैंने ई सोचा, आपने ई सोचा, तो पहले वर्ड SCAR में ई ऐड करेंगे लास्ट में तो स्केयर बन जाएगा। HAT के लास्ट में हम जब ई रखेंगे तो हैट बन जाएगा। ROB, आखिर में रखेंगे तो रॉब बन जाएगा। HID आखिर में ई लगाएंगे इस वर्ड के तो बन जाएगा हाइड। सही है। सफिक्स जब भी कहा जाए तो जो भी आप वो लेटर रखते हैं या तो वो आप शुरू में रखेंगे सारे वर्ड्स के या आखिर में। अगर वो सिर्फ आपसे सिंपली ये कहता है कि आप बस यूज़ करें फिर तो आपकी मर्ज़ी है, सेंटर में यूज़ करें और किसी भी वर्ड के लास्ट में यूज़ करें, शुरुआत में यूज़ करें, तो पोजीशन मैटर नहीं करती। जब अगर आपसे सफिक्स कहे तो आपने कोशिश करके वो लेटर या तो सारे वर्ड्स के आखिर में रखना है या सारे वर्ड्स के शुरुआत में रखना है। सही है, अगर सफिक्स वर्ड यूज़ होता है आपके क्वेश्चन में। अब टाइप 15 पे आते हैं, अरेंज वर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेचुरल सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कहते हैं इन क्वेश्चंस में आपसे कहते हैं कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं या जो भी नंबर्स दिए गए हैं या जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं उन्हें डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में रखें। असेंडिंग ऑर्डर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सही है, ये इसे असेंडिंग कहते हैं। ABCDEFG, ये देखें, ये एक असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर है मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऊपर से नीचे आना। सही है। तो 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। सही है। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जिसमें आपने असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है या डिसेंडिंग ऑर्डर को। वो क्वेश्चन आपको बता देगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है या असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये ध्यान में रखें। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सही है। क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अरेंज द वर्ड्स इन द फॉलोइंग ग्रुप इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सही है। रिवर्स में, बैकवर्ड ऑर्डर में हमने इन्हें रखना है। तो वर्ड्स हैं ए स्किन, बी काफ, सी शू, डी काउ, सी कार्कस, नहीं ई कार्कस, एफ लेदर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इन्हें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम एक सीक्वेंस में रखना है इन्हें, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्वियसली बी। सही है, काफ। उसके बाद हम रखेंगे डी, काव। सही है, एक काव, काफ के बाद ही काव बन सकता है। सही है। काव के बाद हम क्या रखेंगे? ई। सही है। ई क्या है हमारे पास? कार्कस। सही है, एक टाइप है, क्योंकि काव उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो कार्कस मिलेगा। उसके बाद ए रखेंगे स्किन। सही है, क्योंकि कार्कस से जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो हमारे पास स्किन आ जाएगा। स्किन के बाद अब अगर हम और नीचे जाएंगे तो हमारे पास लेदर आएगा, एफ। सही है। लेदर के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जाएंगे तो हमारे पास सी शू आएगा, जूता आ जाएगा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। सही है। पहले आपके पास, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में काफ आता है, फिर काउ, फिर कार्कस, नहीं हाँ, फिर कार्कस, फिर स्किन उसकी, फिर उसका लेदर, फिर शू बनता है। सही है। तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर भी होता है। जो क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा आपने उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में उन चीज़ों को रखना है। टाइप 16 पर आते हैं, अरेंजिंग फिगर्स एंड लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस। टाइप 16 में कहता है कि कोई भी फिगर्स हैं या जो लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्हें आप एक मखसूस सीक्वेंस में रखें। सही है। जम्बल्ड होंगे, मिक्सअप होंगे, लेकिन उनका जो पार्टिकुलर सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में नहीं है। आपने करना ये है कि आपने इन क्वेश्चंस को उनके पार्टिकुलर सीक्वेंस में लाना है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कोई एग्जांपल कहता है, नेम द पेयर ऑफ फॉलोइंग ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ द सेम डिजिट्स इन डिफरेंट ऑर्डर। कहता है कि दो पेयर का नाम बताएं फॉलोइंग ग्रुप में। नीचे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, ग्रुप्स हैं डिजिट्स के। इनमें से दो ग्रुप, एक पेयर है, दो ग्रुप हैं जिनके जो डिजिट्स हैं वो सेम है लेकिन ऑर्डर चेंज है। सही है। समझते हैं, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। पेयर ए है, ऑप्शन ए में है 571035। ऑप्शन बी में है 329750। ऑप्शन सी में है 839510। ऑप्शन डी में है 150735। ऑप्शन ई में है 630755। ऑप्शन एफ में है 574301। तो जब हम केयरफुली एग्जामिनेशन करेंगे इस क्वेश्चन का तो हम देखेंगे कि ग्रुप ए और ग्रुप डी के मेंबर जो हैं वो सारे सेम हैं। सही है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है और कोई इनमें फ़र्क है नहीं। सही है, सारे डिजिट्स सेम हैं ग्रुप ए और ग्रुप डी में, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। यहीं देख लेते हैं, ग्रुप ए में, पेयर ए में 5 है, डी में देखते हैं भी 5 है। सही है। उसके बाद ग्रुप ए में 7 है, देखते हैं ग्रुप डी में भी 7 है। उसके बाद देखते हैं ग्रुप ए में 1 है, ग्रुप डी में भी 1 है। ग्रुप 3 में 0 है, ग्रुप डी में भी 0 है। ग्रुप ए में 3 है, ग्रुप डी में भी 3 है।
ग्रुप डी में 5, ग्रुप ए में 5 है, ग्रुप डी में भी 5 है, बस ऑर्डर चेंज है, बाकी मेंबर्स डिजिट्स सारे सेम हैं दोनों, इन दो ग्रुपों में, ग्रुप ए और ग्रुप डी में। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक और क्वेश्चन आपको इसी नेचर का मैं बताऊं, नेम द लेटर विच फॉलोज द थर्ड कॉन्सोनेंट आफ्टर द सेकंड वॉवल इन द अल्फ़ाबेट। इसमें कहता है कि उस लेटर का नाम बताएं जो कि थर्ड कॉन्सोनेंट को फॉलो करता है दूसरे वावल के बाद, तो वो कौन सा है। द सेकंड वावल, जो दूसरा वावल है वो ई है, और जो तीसरा कॉन्सोनेंट है ई के बाद वो एच है, सही है, और एच के बाद जो लेटर आता है वो आई है। इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो आई बनता है। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं आपको समझाने के लिए। कहता है नेम द लेटर विच फॉलोज द थर्ड कॉन्सोनेंट। पहले तो आपने उस लेटर का नाम बताना है जो कि तीसरे कॉन्सोनेंट को फॉलो करता है, सही है, आफ्टर द सेकंड वावल, सेकंड वावल के बाद इन द अल्फ़ाबेट, सही है। कहता है कि सेकंड जो वावल है उसके बाद जो तीसरा कॉन्सोनेंट है उसका नाम बताएं, और उस कॉन्सोनेंट के बाद जो दूसरा वावल आता है उसका नाम बताएं, सही है, उसके बाद जो वावल आता है। अब दूसरा वावल ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस पूरे में देखें तो दूसरा वावल ई है, ई के बाद जो तीसरा कॉन्सोनेंट है वो एच है, एच लेटर के बाद कौन सा लेटर है वो आई है, इसलिए हमारा जवाब करेक्ट आंसर आई है, सही है। 18th टाइप नहीं 17th टाइप पढ़ते हैं अब आईक्यू क्वेश्चंस का किस तरह के होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी। ये बिल्कुल ईजी है कि आपको वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इन वर्ड्स को इस तरह से सीक्वेंस में रखें जिस तरह से ये डिक्शनरी में अक्योर होती हैं, डिक्शनरी में जिस तरह से इन्हें रखा जाता है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। तो वर्ड्स हैं फॉल्स, बी फॉलो, सी फेथफुल, डी फेलेबल, ई फेल्कन। तो अब डिक्शनरी में ये किस तरह से आएंगे, तो पहले आएगा फेथफुल, फिर आएगा फेल्कन, फिर आएगा फेलेबल, फिर आएगा फेलो, फिर आएगा फॉल्स आखिर में। तो आपका आंसर क्या होगा, सी ई डी बी ए, सही है, इसी सीरीज में। उसके बाद है टाइप 18 कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस। आपको कंफ्यूज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, सही है। ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होती हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस आपको इस तरह से दी जाती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि इफ़ 3x डिवाइडेड बाय 9x गिव्स 3, राइट वाई। कहता है कि अगर 3x को डिवाइड करते हैं 9x के साथ, जवाब आता है 3, तो y लिखें, अदरवाइज z लिखें। कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 3x डिवाइड होती है 9x के साथ और जवाब आता है 3, तो y लिखें, अगर जवाब 3 नहीं आता है तो फिर z लिखें। अब 3x को हम जब डिवाइड करते हैं 9x के साथ तो आंसर आता है 1/3, 3 नहीं आता, 1/3 आता है, सही है। क्वेश्चन ने ऊपर क्या पूछा था कि 3x डिवाइड होती है 9x के साथ, जवाब 3 आए तो ही y लिखें वरना z लिखें। जब हमने 3x को 9x के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया 1/3, 1/3, सही है। 3 नहीं आया, खाली 1/3 आया। तो इसलिए ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं उसके मुताबिक हम अपना आंसर z लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे, सही है, क्योंकि आंसर 3 नहीं आया, आंसर 1/3 आया, इसलिए हम z लिखेंगे। तो ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ आई इज़ द फोर्थ वावल ऑफ अल्फ़ाबेट। कहता है कि अगर आई चौथा वावल है अल्फ़ाबेट्स में, राइट ट्रू, ट्रू लिखें, सही है। क्वेश्चन कह रहा है अगर आई फोर्थ वावल है अल्फ़ाबेट्स में तो ट्रू लिखें। अनटिल अनलेस, जब तक जी इज़ द फिफ्थ कॉन्सोनेंट। अगर जी कहता है तब तक जी अगर पांचवा कॉन्सोनेंट है तो आप उस केस में फॉल्स लिखें। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। इसका पहला हिस्सा कहता है कि अगर आई फोर्थ वावल है तो ट्रू लिखें। अब हम देखते हैं ए ई आई ओ यू, तो आई जो है थर्ड वावल है तो हम ट्रू तो नहीं लिख सकते,
लेकिन देखते हैं जी, क्या जी फिफ्थ कॉन्सोनेंट है? ABCDEFG, सही है, वोवेल्स निकाल दें, जी फिफ्थ कॉन्सोनेंट है इसलिए, और क्वेश्चन कह रहा है अगर जी फिफ्थ कॉन्सोनेंट है तो फॉल्स लिखें। ABCDEFG वोवेल्स हमने निकाल दिए और देखा कि हाँ जी पांचवा कॉन्सोनेंट है, और क्वेश्चन कह रहा है अगर है तो फॉल्स लिखें, तो हमारा हम आंसर में फॉल्स लिखेंगे। अब हम आते हैं 19th टाइप ऑफ IQ क्वेश्चंस, जिसका नाम है स्पॉटिंग आउट हिडन लेटर्स एंड वर्ड्स। तो इनमें हम हिडन वर्ड्स या हिडन लेटर्स, वर्ड्स के अंदर एक हिडन लेटर्स होती हैं, उन्हें स्पॉट करना पड़ता है हमें, सही है। इनमें एग्जांपल्स हमें ये दिया जाता है कि कुछ भी वर्ड्स होते हैं ना, उनके अंदर से हमने कुछ लेटर्स को फाइंड आउट करना होता है। एग्जांपल देख के मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट इज़ दैट विच अकर वंस इन February, ट्वाइस इन January बट नेवर इन जून। कहता है कि वो क्या है जो फरवरी में एक बार आता है, जनवरी में 2 बार आता है और जून में तो आता ही नहीं है। तो हम केयरफुली जब देखेंगे तो लेटर ए है जो फरवरी में एक बार आता है, जनवरी में 2 बार आता है और जून में आता ही नहीं है, सही है। तो इस वजह से इन्हें कहता है कि स्पॉटिंग आउट लेटर्स हिडन इन वर्ड्स। एक और क्वेश्चन इस तरह का आपसे आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ दैट विच इज़ फाउंड इन अ विलेज एंड अ सिटी बट नेवर इन अ टाउन। कहता है कि वो क्या है जो कि एक विलेज में मिलता है, एक सिटी में भी मिलता है, पर टाउन में कभी नहीं मिलता। तो वो वर्ड है आई। विलेज में आपको आई मिलेगा, सिटी में आपको आई मिलेगा, टाउन में लेटर आई आपको नहीं मिलेगा, सही है। अब टाइप 20 पर आते हैं। ये लास्ट टाइप है हमारे वोकेबलरी और IQ टेस्ट का, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ वोकेबलरी। इन क्वेश्चंस में आपके वोकेबलरी को टेस्ट किया जाएगा। इनमें आप देखा जाएगा कि आपकी वोकेबलरी कैसी है, सही है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। नेम द चॉइस विच प्रोवाइड्स द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन सेंटेंस। कहता है कि आपको नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, एक करेक्ट वर्ड सिलेक्ट करें नीचे दिए गए हुए सेंटेंस को जो मुकम्मल अच्छे से फिल करे, एक अच्छा सेंटेंस दे, सेंसिबल सेंस दे, सेंसिबल सेंटेंस बने। सेंटेंस क्या है? देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डैश इन द मीटिंग, सही है। और नीचे ऑप्शंस हैं हमारे पास A पीस, B पीस, C पेस, D पाइस, सही है। तो ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं, सबकी स्पेलिंग चेंज है। तो हमने क्या करना है कि बेस्ड जो मीनिंग प्रोवाइड करता है हमारे सेंटेंस को, वहाँ पर ये वर्ड रखेंगे ब्लैंक को, ब्लैंक जगह पर। सेंटेंस क्या है? देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डैश इन द मीटिंग, के मीटिंग में एक डैश एटमॉस्फेयर था। कौन सा एटमॉस्फेयर था? ऑब्वियसली ऑप्शन ए रखेंगे हम, पीस, सही है, कि पीसफुल एटमॉस्फेयर था मीटिंग में। एक और क्वेश्चन इसी तरह का आपको दूं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज अ वर्ड विच हैज़ मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग एज वर्ड इन ब्रैकेट्स। कहता है कि एक ऐसा वर्ड चूज करें नीचे दिए गए वर्ड्स में से जो मोस्टली सबसे ज़्यादा नियरली मीनिंग देता है, क्लोजली सेम मीनिंग देता है ब्रैकेट में यूज़ किए गए वर्ड के, सही है। अब ब्रैकेट में हमारा वर्ड है कोर्स, सही है, कोर्स का मतलब मोटा, सही है। तो अब ब्रैकेट में हमारा वर्ड है कोर्स और उसके सामने काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, रूड, रफ, रिलाइंड, पोलाइट, टिमिड, आउटस्पोकन। तो कोर्स के लिए कौन सा सबसे बेस्ट वर्ड है जो कोर्स वाला सेंस देता है? तो ऑब्वियसली रूड नहीं है, रिलायंट नहीं है, पोलाइट नहीं है, टिमिड नहीं है, आउटस्पोकन नहीं है। हमारा जो करेक्ट वर्ड है इन सारे वर्ड्स में से कोर्स का जो मीनिंग दे रहा है वो रफ है, सही है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। और इस सिंगल लेक्चर में हमने 20 टाइप्स को डिस्कस किया है IQ क्वेश्चंस का, सही है। और इंशाल्लाह इन 20 टाइप्स को हम 1 बाय 1 करके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।